दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होने वाला है डीएनए की संरचना, जो कि वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। ठीक है, तो डीएनए की संरचना आपको यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। वाटसन एवं क्रिक का जो मॉडल है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन है पूरा लॉन्ग में आता है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में आएगा, पूरा 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर आपको पूरा मैं यहाँ पर चित्र के साथ देखिए समझाने वाला हूँ। अब आप सोचेंगे इस चित्र में देखिए, आप लोग देखते होंगे बुक में भी, तो इस प्रकार से ये चित्र बना रहता है, आपको समझ नहीं आता यहाँ पर क्या ये PS और ये जो है वैल्यू वगैरह लिखी गई हैं, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो डोंट वरी, आपको इस वीडियो को देखना है पूरा एकदम, आप सही वीडियो पर आए हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर धैर्यपूर्वक बने रहते हैं तो ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा, इसकी तो मैं पूरी 100% गारंटी लेता हूँ। आप एग्जाम में जाएंगे और छाप के आएंगे एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए सबसे जानते हैं जो वाटसन पहले जानेंगे वाटसन एवं क्रिक ने इस मॉडल में क्या क्या बताया, वो चीजें आपको यहां पर मैं पहले बताने वाला हूं। देखिए डीएनए से रिलेटेड ही है, पूरा का पूरा डीएनए से संबंधित रहेगा। तो इन्होंने वाटसन और क्रिक, ये दो वैज्ञानिक हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1953 में ये मॉडल दिया था। कब दिया था तो याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने इस मॉडल को दिया था और इसी के बाद उन्हें 1962 में इस काम के लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो देखिए इसमें क्या लिखना है आपको कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना अत्यंत जटिल यौगिक है। देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से थ्योरी के साथ समझाऊंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा पूरे यूट्यूब पर, मैं पूरा एकदम 100% पूरा गारंटी के साथ टॉपिक लेकर आता हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। आपको ऐसे अगर कोई समझा दे तो फिर आप लोग कह सकते हैं। तो यहां पर समझेंगे कि जो डीएनए है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना अत्यंत जटिल यौगिक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा चित्र पर ले चलता हूं। देखिए मैंने बताया कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहां पर आपको एक ये जो दिख रहा है, एक लाइन ऐसे ऐसे आई है, एक आपकी ये आई है, ठीक है ना, ये रेड कलर से मुझे दिख रहा है, ये 2 क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। तो यहां पर कह रहा है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना अत्यंत जटिल यौगिक है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट स्थान से कुंडलित रहती हैं और तथा प्रत्येक श्रृंखला में सहस्त्रों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो श्रृंखलाएं हैं एक जगह पर देखिए जुड़ी हैं। ये यहाँ से आया, ठीक है ना, इस प्रकार चलता है ऐसे ऐसे करके ये पूरा, और ये वाली इस तरीके से, तो एक जगह पर ये यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके ये मिलती है, तो इनको बोलेंगे कि ये कुंडलित है। तो इतना आप लोग बेसिक समझ गए। अब आइए यहाँ पर आपको समझ लीजिए कि 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने इस मॉडल को दिया था और 1962 ईस्वी में इस काम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। समझ गए, बेसिक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ के। देखिए डीएनए की संरचना पर इन्होंने देखिए क्या बताया है। तो प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये कितने से घटकों से मिलकर बनता है तो 3 घटकों से मिलकर बनता है। जिसमें पहला आपका होता है, देखिए बेसिक, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा आपको, बस थोड़ा सा टाइम देना है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है इसमें पहला घटक। दूसरा घटक इसमें होता है फास्फेट समूह और तीसरा घटक होता है इसमें नाइट्रोजन क्षार, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह क्या, देखिए जो आपके अंदर ATGC ऐसे करके लिखा गया है, ये होते हैं नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है ना। एक को बोलते हैं एडेनिन, T को थाइमिन, G को यहाँ पर ग्वानिन और C को साइटोसिन, ऐसे करके ये होते हैं। अब ये यहाँ पर जुड़े कैसे हैं वो भी हम जानेंगे। और जो यहाँ पर P+S+P+S ऐसे चल रहा है ना लगातार, P+S दोनों में, इन दोनों पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं इनके अंदर आपको दिख रहा होगा P+S। तो P आपका होता है फास्फेट और S आपका होता है शर्करा। तो फास्फेट शर्करा से ये देखिए यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, पूरी की पूरी जो श्रृंखलाएं हैं लास्ट तक ये पूरी जुड़ी रहती है। तो ये आपका फास्फेट और शर्कराएं हैं, ठीक है ना, ये पूरा जुड़ा है। अब इन दोनों के बीच की अगर बात करें, एक फास्फेट और एक जो शर्करा है, इन दोनों के बीच का यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और आप एंगस्ट्रॉम को जानते हैं, इसको हम लोग अगर मीटर में चेंज करना चाहें तो 3.4 × 10⁻10 मीटर, इस प्रकार से मीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखना है जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं इसमें डीएनए में, वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका एडेनिन,
जो ए से मैंने बताया, ठीक है ना, जो आपके सामने यहाँ पर ए दिख रहा है ये एडेनिन होता है। इसके बाद यहाँ पर इसमें होता है ग्वानिन, जो कि हमने यहाँ पर जी से डिनोट किया है। एक आपका होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। लेकिन कभी कभी पर क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डीएनए और आरएनए में क्षारों में जो एक अंतर होता है वो ये होता है कि जो आपका यहाँ पर क्या है, इसमें आपका थाइमिन है, टी है ना, जो डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में इसकी जगह पर आ जाता है यूरेसिल, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। जो आपका ये डीएनए है, डीएनए में आपका एक नाइट्रोजन क्षार टी यानी कि थाइमिन है, और अगर हम आरएनए की फिर बात करेंगे तो उसमें आपका टी की जगह पर आ जाता है यू यानी कि यूरेसिल। तो थाइमिन के स्थान पर आपका क्या आ जाता है, यूरेसिल। ये होता है आरएनए में अंतर एक हो जाता है, याद रखिएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये तो क्षार आप समझ गए। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं, संरचना में आखिरकार क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। अब पॉइंट आपका स्टार्ट होता है, देखिए बिल्कुल आप अगर ध्यान से समझ गए ना तो दोबारा नहीं भूलेंगे, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कहीं भी आप लोग चले जाएंगे एग्जाम तक, फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। पहला देखिए, कह रहा है कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए हमने बताया था कि जो डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक आपका ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों के बीच का डायमीटर व्यास कितना है, तो 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। यहां से हमने देखा ना, ये वाला और ये वाला दोनों का जो व्यास होगा, 20 का स्थान होगा, ये कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने बताया कि एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हो तो क्या करेंगे, इसमें आप लोग करा देंगे 20 और गुणे 10 के घाते यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में आप लोग 10⁻⁻10 करते हैं, ये मीटर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इतना आपका ये आ चुका है मीटर में। पहला पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। मैंने बताया पहले ही आपको कि जो आपका फास्फेट पी और शर्करा जो एस है, ये एकांतर एक के बाद एक ऐसे जुड़े रहते हैं, पी प्लस एस पी प्लस एस पी प्लस एस ऐसे करके दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में चलते हैं, पी प्लस एस ऐसे, है ना। वही बताया गया कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसके बाद देखिए, फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5' कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3' कार्बन से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है, इसमें 5' है कार्बन और इसमें आपका 3' कार्बन है, ठीक है ना। तो दोनों में आपके पी प्लस ऐसे यस करके ऐसे चलते हैं, ठीक है ना, चाहे वो 3' हो चाहे 5' हो, ये चल रहा है ना। बस दूसरा पॉइंट आपका यहीं तक है, इतना समझ लेना है। अब आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं। यही डीएनए में जो वाटसन और क्रिक हैं उन्होंने यही चीज समझाई है, ठीक है ना। तो थ्योरी है, देखिए थोड़ा सा बेसिक आप जान गए तो कभी नहीं भूल पाएंगे, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। 3 पॉइंट समझिए। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध होते हैं। देखिए कह रहा है कि एडेनिन और थाइमिन यानी ए और टी के बीच कितना होगा, हाइड्रोजन का द्विबंध होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर ए और टी के बीच यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच क्या हो गया, हाइड्रोजन, या हरा हरा जो दिख रहा है हाइड्रोजन बंद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड है और फिर कहा है उसमें कि ग्वानिन और जो साइटोसिन है उन दोनों के बीच त्रिबंध, यानी कि देखिए 3 लाइन बनी है, ठीक है ना। तो ये द्विबंध है, ये त्रिबंध है। और यही चीज आपको यहाँ पर बता रहा है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच यहाँ पर द्विबंध और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच यहाँ पर त्रिबंध होता है। वही चीज आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से आप जितने भी श्रृंखलाओं में जाएंगे उसी प्रकार से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसा करके ए और टी के बीच डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट आपका है, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि 10 नाइट्रोजन क्षार। यहाँ से अगर आप ये नाइट्रोजन क्षार जो इसमें जुड़े हैं, इससे आप पूरा चले जाए डीएनए में तो नीचे तक जब तक आपके 10 नाइट्रोजन क्षार नहीं हो जाते तब तक आपकी ये दूरी जो है 34 एंगस्ट्रॉम नहीं होगी। तो यहाँ पर पूरी जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। अब बताइए इस श्रृंखला में, इस पूरी संरचना में कुछ चीज बची है क्या? बिल्कुल नहीं। यही 4 पॉइंट आपको याद कर लेना है। अब आपको P प्लस एस टी जो भी दिया रहेगा कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इतना आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला था। तो उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो में अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना। और इसी प्रकार से हर क्वेश्चन का डाउट क्लियर करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक का निपटारा होता है चुटकियों में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।